हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने फेसबुक पर लाइव आकर ये बात क्लियर कर दी थी कि आपका जो सिलेबस है, रीट एग्जाम का जो सिलेबस है, वो एज इट इज वो ही सिलेबस है जो एनसीटीई द्वारा बनाया गया जो सिलेबस है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो जो पिछला जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आज के इस वीडियो में अपन जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। आप इस सिलेबस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकोगे और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। नए सिलेबस का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो पिछला जो सिलेबस है वही नई वैकेंसी में मान्य होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में जो लेवल 1 के लिए जो सिलेबस है, उस लेवल 1 के सिलेबस का डिस्कस अपन करने जा रहे हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें लेवल 2 का जो सिलेबस है उसका डिटेल विश्लेषण करेंगे। तो आज पहले लेवल 1 के सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, लेवल 1 का जो सिलेबस है उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कक्षा 1 से कक्षा 5 लेवल 1, ये जो सिलेबस है एक्चुअल में यही सिलेबस लेवल 2, अगर लेवल 2 की अपन बात करें तो उसमें भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर कोई विद्यार्थी लेवल 2 का भी इस वीडियो को देख रहा है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये जो सब्जेक्ट है, ये दोनों लेवल के लिए सेम सब्जेक्ट है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सब्जेक्ट इस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के आपके कुल 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों के प्रश्न होंगे। 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 30 नंबरों के ये क्वेश्चन होंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले टॉपिक दिया है बाल विकास। और बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन से तत्व, परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, अधिगम से उनका संबंध, अधिगम अर्थात सीखने से उनका क्या संबंध है, वंशानुक्रम और वातावरण की बालक के विकास में क्या भूमिका रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने से लेकर क्या क्या जो बालक को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, उन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम के सिद्धांत एवं अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा, बालक चिंतन कैसे करता है, अधिगम कैसे करता है, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। इसके अलावा यूनिट जो 3rd है उसमें है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है, तो उन विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार, पहचान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना कि भाषा, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों में किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है। व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कि व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है वो किन किन चीजों से प्रभावित होती है। व्यक्तित्व मापन कि अपन व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा है बुद्धि, और बुद्धि को लेकर बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन। मैंने एक वीडियो में बताया था कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, और ये जो बुद्धि के मापन का सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो इसमें बुद्धि का मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत, ये यूनिट 3rd में है। यूनिट 4th में है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए और प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित विशेष योग्य बालक। तो जो सीखने में विभिन्न रूप से, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक और प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील और विशेष योग्य बालक, इन सबको अपन अधिगम कैसे करवा सकते हैं, कैसे उनको सिखा सकते हैं, और उनके अधिगम को लेकर क्या क्या कठिनाइयां आती है। समायोजन संकल्पना के तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। समायोजन अर्थात अपन किसी वातावरण, किसी माहौल में अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं, और अध्यापक जो होता है वो बालक को समायोजन करवाने के लिए उसकी क्या भूमिका रहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
इसके अलावा जो यूनिट 5 है उसमें है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियां, आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ कि अपन बच्चे को जो भी सिखा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कितना सीख पाया है, उसका अर्थ समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि का परीक्षण निर्माण अर्थात उनकी समय समय पर एग्जाम लेना, उनको द्वारा अपन ने जो सिखाया है उसका परीक्षण करना, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व। ये क्वेश्चन आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। 30 नंबर का ये मैटर है और 30 ही नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब को अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये पूरा कंप्लीट आप इस चैनल पर पढ़ सकते हो। हम अभी जो हमारी यूनिट 1 है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट अपन कर चुके हैं। यूनिट 2 अधिगम अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा बात करें हिंदी का सिलेबस, लेवल 1 के लिए हिंदी का क्या सिलेबस है। हिंदी में भी वही 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 30 होंगे और कुल अंक 30 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। दोस्तों इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेवल 1 के लिए भाषा फर्स्ट, जो हिंदी भाषा फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन करेंगे उनको क्या क्या सिलेबस है, उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनको एक तो अपठित गद्यांश, उसमें से अपठित गद्यांश में से व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण से संबंधित कौन कौन से, जैसे शब्द ज्ञान हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। आपको पेपर में एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश में से इन सब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अन्य अपठित गद्यांश और दिया जाएगा, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। जैसे कोई भी शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी और क्वेश्चन में उस शब्द का अर्थ आपसे पूछेगा। वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग में बदलना। इसके अलावा हिंदी के सिलेबस में वाक्य की रचना, कि वाक्य की कितने प्रकारों से रचना की जा सकती है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पदबंध, लोकोक्ति और मुहावरे, भाषा शिक्षण की विधियां। आप मान लो हिंदी के टीचर बन गए तो आप हिंदी बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उसके लिए भाषा शिक्षण की विधियां आपको पता होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इसके अलावा भाषाई कौशल का विकास, उसमें बच्चे को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब चीजों की आप प्रैक्टिस कैसे करवाओगे। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना एक शिक्षक को करना पड़ता है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम की सामग्री, अर्थात आप भाषा शिक्षण पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज लोगे, जैसे शिक्षण मटेरियल कौन कौन से, चार्ट वगैरह, बोर्ड, डस्टर, चौक, ये जो भी शिक्षण सामग्री है उन सब से संबंधित क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम अर्थात मल्टीमीडिया, शिक्षण के अन्य साधन, कि आप किन किन साधनों के माध्यम से भाषा शिक्षण करवा सकते हो। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, बालक को कितना सिखाया उसका मूल्यांकन करना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन अर्थात कंटिन्यूअस बालक का मूल्यांकन होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, अर्थात बालक को सीखने में कोई समस्या है तो उसका आप उपचार किस प्रकार से करोगे। ये हिंदी का आपका सिलेबस है। तो हिंदी के बाद अपन देखते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में जो बालक इंग्लिश चूज करोगे, या तो आप हिंदी चूज करोगे या इंग्लिश चूज करोगे। तो जो विद्यार्थी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लेंगे उनके लिए क्या सिलेबस है, उनके लिए भी सबसे पहले अनसीन पैसेज है, एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द,
उन शब्दों में स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग लिखना। वर्ड फॉर्मेशन अर्थात एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने के लिए दो शब्दों को जोड़कर एक कंपाउंड शब्द बनाने की विधि जो होती है उसको वर्ड फॉर्मेशन हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको एक वाक्य दे देगा और उस वाक्य से आपको एक शब्द बनाना होगा। जैसे मान लो मैं आपको एक वाक्य देता हूं, वन हु मेक्स आर्टिकल फॉर गोल्ड, मतलब एक व्यक्ति जो गोल्ड से आर्टिकल्स बनाता है, आभूषण बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सुनार बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ। तो ऐसे क्वेश्चन वन वर्ड में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अनसीन पैसेज एक दूसरा पैसेज एक और होगा, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडवर्ब एडजेक्टिव आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा टेंस हो गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। डिटरमाइंस मतलब इसमें आर्टिकल भी आते हैं, ए एन दी आ गया, मेनी आ गया, मोर, हिज, हर, ईच एंड एवरी, ये सब आप वाक्य में कहाँ काम में लोगे, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन। चेंज ऑफ डिग्री, इसके अलावा फर्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH वर्ड, जैसे हुम हो गया, वाट हो गया, हुज, ये WH जो भी वर्ड है उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड फोनेटिक सिंबल, अर्थात जो इंग्लिश अपन प्रोनाउंस करते हैं उसमें कौन से वर्ड फोनेटिक सिंबल पूछे जाएंगे। जैसे अपन ई के लिए एक ई शब्द बोलने के लिए फोनेटिक सिंबल है ये बड़ी ई को दर्शाने के लिए ये फोनेटिक सिंबल है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन फोनेटिक सिंबल के पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश को पढ़ाने की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं। मेथड ऑफ अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कौन सी अप्रोच काम में लोगे, कौन से मेथड्स काम में लोगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल टीचिंग लर्निंग मेथड, अर्थात आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर सोर्स, आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मटेरियल काम में लोगे, मल्टीमीडिया सोर्सेज हो गए, लैंग्वेज स्किल के लिए आप कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगे, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वही जो हिंदी में दिया हुआ है, वो आप इंग्लिश में कैसे बालक का व्यापक मूल्यांकन कर पाओगे। इवेल्युएशन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अर्थात लैंग्वेज का आप मूल्यांकन कैसे कर पाओगे। ये जो सिलेबस था वो लैंग्वेज फर्स्ट जो इंग्लिश चूज करेंगे। अब जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो हिंदी लेंगे, दोस्तों मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेते हो तो लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज आपको लेनी होगी। अगर लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लेते हो तो हिंदी के अलावा लैंग्वेज सेकंड में आपको हिंदी के अलावा कोई भी अन्य लैंग्वेज लेनी होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ऐसे लेते हैं। कुछ संस्कृत भी लेते हैं, कुछ उर्दू, पंजाबी, जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में जो आप लैंग्वेज लोगे, लैंग्वेज सेकंड में उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो लेनी पड़ती है। तो जो बालक लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी का चुनाव फॉर्म फिल करते समय करेंगे, उनके लिए क्या सिलेबस है, उसमें भी कुल 30 प्रश्न है, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक अपठित गद्यांश होगा और उससे संबंधित व्याकरण के प्रश्न होंगे। उसमें शब्द ज्ञान आ गया, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वाचन, काल, ये अनसीन पैसेज में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अपठित गद्यांश और होगा और उस गद्यांश में से भाव सौंदर्य, क्योंकि लिटरेचर का ये एग्जाम है तो उसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, ये सब लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित टर्म्स है, तो उस गद्यांश में से ये सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड हिंदी में वाक्य की रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, अवयव और भाषा शिक्षण की विधियां, आप भाषा कैसे पढ़ा पाओगे बालक को, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
शिक्षण अधिगम, पाठ्य सामग्री, पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन। जो पिछला सिलेबस है कि भाषा आप बालक को कैसे पढ़ा पाओगे, वही सेम सिलेबस यहाँ है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे कर पाओगे, सुनना, बोलना, लिखना, इन सब का मूल्यांकन आप कैसे कर पाओगे। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सब लैंग्वेज टीचिंग में जो सेम है। इंग्लिश में भी यही सब चीजें हैं, हिंदी में भी यही सब चीजें हैं। तो ये जो दो टॉपिक है, जो लास्ट की 2 यूनिट है लैंग्वेज में, वो लगभग दोनों लैंग्वेज में सेम है। तो ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लेते हो तब आपके लिए क्या सिलेबस है। वही टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें भी एक अनसीन पैसेज है, उस अनसीन पैसेज में से आपको लिंकिंग डिवाइस अर्थात 2 वाक्य को आप एक शब्द के माध्यम से कैसे जोड़ सकते हो। सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड, इनफ्रेंस, अनसीन पोइम, उस पोइम में से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम। ये आप पोइम में से आपको एक कविता में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिट्रेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। अनुप्रास इसको हिंदी में बोला जाता है। अर्थात आपको उस पोइम में, उस कविता में कुछ सिमिलर वर्ड होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि रीलिंग रोड्स, रोलिंग रोड्स, दैट, ऐसे कुछ आर आर आर, एफ एफ एफ, ऐसे एक वाक्य, एक स्टेटमेंट में सेम इस शब्द से स्टार्ट होने वाले कुछ शब्द होंगे, उनको एलिट्रेशन बोलते हैं। सिमिली अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं उपमा। इसको सिमिली देने के लिए लाइक, एज, ये 2 शब्द या और भी कई शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वो उसके जैसे दिखता है, ऐसे सिमिली होता है। मेटाफर क्या होता है, इसको बोलते हैं रूपक। मेटाफर का अर्थ होता है रूपक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि राम वाज ए लोइन इन द फाइट, मतलब कि लड़ाई में राम लोइन की तरह, शेर की तरह लड़ता है। तो ये क्या है, मेटाफर है। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक, एक दूसरे की रूपक देना। इसके अलावा है पर्सनिफिकेशन, अर्थात जो निर्जीव चीजें हैं उनको मानवीयकरण करना, उनको सजीव बनाना। एजोनेंस और राइम अर्थात जो एक शब्द, एक वाक्य के लास्ट में जो समान स्वर की ध्वनियां होती है उसको राइम बोलते हैं। तो ये सब लिटरेचर, साहित्य से संबंधित टर्म्स है। तो जो लैंग्वेज सेकंड में ये लेगा वो इनको साहित्य से संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों वैसे अगर आप इनको पढ़ोगे तो ये उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये समझने में, पढ़ने में काफी आसान होते हैं। इसके अलावा मॉडल्स, एक्सिलरी, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, लिटरेसी टर्म्स, जिसमें ईगल, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ये सब क्या होते हैं। एलिगी मतलब होता है कोई भी शोक गीत, एलिगी बोलते हैं उसको। सोनेट 14 पंक्तियों की कोई भी एक कविता होती है, उसको सोनेट बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरी अर्थात एक छोटी कहानी। ड्रामा अर्थात एक नाटक। तो ये सब साहित्य से संबंधित चीजें हैं। इसके अलावा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो फोनेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अपन को ई साउंड चाहिए, बड़ा ई वाला साउंड चाहिए, तो उसके लिए ये एक फोनेटिक सिंबल है। इसका बड़ा ई साउंड के लिए ये है। अगर छोटा ई साउंड चाहिए तो उसके लिए ये फोनेटिक सिंबल है छोटा ई के लिए। तो ऐसे कुछ फोनेटिक सिंबल आपको पूछे जाते हैं लैंग्वेज सेकंड, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आपके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं और उनका समाधान आप कैसे करोगे। मेथड ऑफ इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, अर्थात मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश चूज करोगे। दोस्तों इस सिलेबस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे के ऐसे मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च में जाकर आधार स्टडी लिखिए, वहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ सिलेबस की आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा लेवल फर्स्ट में जो पर्यावरण अध्ययन है और मैथमेटिक्स है, 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन है और 30 नंबर की मैथमेटिक्स है, उसका क्या सिलेबस है उसका डिटेल विश्लेषण कमल जी सर करेंगे। तो अब आप कमल जी सर को सुनोगे मैथ और पर्यावरण अध्ययन के लिए। हेलो दोस्तों, हम रीट के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं और जैसा विमल सर ने आप लोगों को साइकोलॉजी, लैंग्वेज 2 इसके सिलेबस की चर्चा कर ली है। अभी हम लेवल 1 में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसकी बात करेंगे। तो देखो, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें 30 अंकों का होता है ये, और 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 अंकों का, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है, ये पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो सिलेबस 6 यूनिट में डिवाइड है। देखो, जिसमें से 2 यूनिट ये है। इनमें क्या क्या है, तो जो पहली यूनिट है उसमें देखो पूर्ण संख्याएं हैं, संख्याओं का स्थानीय मान निकालना होता है, संख्याओं की तुलना करना कि संख्या, 2 संख्याओं दे देंगे और उनकी तुलना करके पूछ लेंगे। उसके अलावा जो मूल संक्रियाएं हैं, देखो मूल संक्रियाएं क्या होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब राशियों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, कैसे घटाया जाना चाहिए, मतलब सिंपल जोड़ बाकी नहीं आता है इसमें, बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड मास क्या होता है कि जैसे किसी राशि को, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 25 प्लस 5 भाग 2 गुणा 3, इस तरीके से कोई संख्या है और इस संख्या को कैसे गुणा करेंगे अपन और कैसे जोड़ करेंगे, वो उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। और भारतीय मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पैसे से संबंधित। जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में आप लोग देख रहे होंगे कि भिन्नों पर आधारित यूनिट है ये पूरी। इसमें भिन्नों से संबंधित पॉइंट है। देखो, भिन्नों की अवधारणा, उचित भिन्न क्या होती है, समान हर वाली उचित भिन्न क्या होती है। तो भिन्न राशियां, जैसे भिन्न राशियां क्या होती है, जैसे 2/5 है, ठीक है, जैसे 3/2 है, ये भिन्न संख्याएं होती है। तो इन संख्याओं के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस यूनिट में रखे गए हैं। और असमान हर, मतलब हर, जैसे ये वाली जो राशि है ये समान हो असमान हो, उस आधार पर भिन्नों की तुलना करनी है हमें। और भिन्नों का जोड़ बाकी जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे। अभाज्य और संयुक्त संख्याएं क्या होती है, देखो यहाँ पर अब इसमें आप लोगों को संख्याएं कितने प्रकार की है वो सारा ही पढ़ना पड़ेगा वैसे, कि जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं का टॉपिक यहाँ पर है ही है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या के अलावा जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। एक इस जो यूनिट है उसमें गुणनखंड का टॉपिक भी है। गुणनखंड है, लसे और मैसे भी है। लसे मैसे जैसे आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, या उससे पहले भी अपन स्टार्टिंग में पढ़ ही लेते हैं कि संख्याओं का लसे पे निकालना या मैसे पे निकालना। तो ये इस स्टार्टिंग में गणित के सिलेबस में ये सब है। अगर अपन तीसरी यूनिट की बात करते हैं, तो देखो इसमें एक एक नियम आता है। ये अपन जब पढ़ेंगे इसको तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक नियम क्या होता है। इसके अलावा देखो लाभ हानि, सरल ब्याज और औसत, ठीक है, ये इस सिलेबस में है। देखा जाए तो इसमें प्रतिशत वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों को वैसे पढ़ना चाहिए वो भी, क्योंकि जब आप लोग लाभ हानि को सोल्व करोगे, ब्याज को सोल्व करोगे या औसत निकालोगे, तो ऐसी स्थितियों में प्रतिशत भी हमें आना चाहिए। ठीक है, वैसे सिलेबस में प्रतिशत के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, प्रतिशत का टॉपिक नहीं दिया है। अगर अपन चौथे यूनिट की बात करें तो चौथे यूनिट में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री जैसे समतल और वक्रतल, समतल ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतलीय ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण रेखाखंड। वैसे ये वाले टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, अपनी क्लासें लगातार वैसे रीट की चल रही है। ठीक है, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा जरूर क्लासें लेट हो रही है, या एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, लेकिन क्लासें फिर भी चल रही है। और उन क्लासों में देखना बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। इसी यूनिट में जो इकाइयां हैं, मानक इकाइयां हैं, उनसे संबंधित भी टॉपिक दिया हुआ है। अब देखो, इसी यूनिट में वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल और परिमाप की बात की गई है। जैसे मान लो कि कोई दीवार है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, क्वेश्चन आएंगे कि उस पर अगर पेंट करने का खर्चा इतना आता है, एक प्रति वर्ग मीटर इतना खर्चा आता है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, उससे संबंधित इस पर क्वेश्चन आते हैं। परिमाप मतलब जो उसकी भुजाएं, भुजाओं का योग क्या होगा, भुजाओं
सतहों की लंबाइयों का योग क्या होगा, वो सब इसमें आने वाला है। अब देखो इसमें आप लोगों को केवल वर्ग और आयत के बारे में ही कहा है, और भी कई सारी आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफल की गणना नहीं की है, तो ये थोड़े आसान पॉइंट है, तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए इसमें। अभी चौथी यूनिट की 5वीं यूनिट की बात करें तो इसमें ये जो 5वीं और 6वीं यूनिट है, ये जो है ये पेडागोजी से संबंधित है, शिक्षण विधियों से संबंधित है। इसमें कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो चौथे 5वीं यूनिट जो है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब इसके अलावा इसमें पर्यावरण अध्ययन और आता है। तो देखो पर्यावरण अध्ययन भी जो है वो 30 अंकों का है, पर्यावरण अध्ययन भी 30 अंकों का है, और इसमें 30 ही क्वेश्चन आते हैं एकदम मैथमेटिक्स की तरह, और ये भी जो है वो सभी को करना होता है, ये पार्ट भी सबके लिए कंपलसरी होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इस सिलेबस को भी 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 6 यूनिट में 2 यूनिट ये है जिनमें देखो 2 यूनिट पे, पहली यूनिट पे दिया हमें परिवार और वस्त्र तथा आवास के बारे में। परिवार मतलब कि एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, और परिवार में सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, चोरी, ये सब क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जो दुर्व्यसन होते हैं, गलत आदतें हो जाती है, नशाखोरी या धूम्रपान से संबंधित, वो उनके संबंध में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम क्या होते हैं, इनसे संबंधित। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका, वो है वस्त्र एवं आवास। इसमें कि ऋतुओं के आधार पर कैसे कैसे वस्त्र पहने जाते हैं। इसका मतलब जैसे सर्दी आ गई तो सर्दियों में कैसे वस्त्र पहने जाएंगे, गर्मी आ गई तो उनमें कैसे वस्त्र पहने जाते हैं, तो वो सब है। इनका रखरखाव कैसे करना होता है, हथकरघा, पावरलूम क्या होते हैं, ठीक है, और जीव जंतुओं का आवास कैसा होता है, ऋतुओं के आधार पर भी जीव जंतुओं का आवास कैसे होता है, वो इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, इस यूनिट में आने वाला है वो। इसके अलावा मानव आवास कैसे होगा, और आवास के निकट स्वच्छता और आवास का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, वो सब इसमें दिया गया है। अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें देखो व्यवसाय आएगा। व्यवसाय मतलब कोई व्यक्ति जो है वो किस किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो अब वो जैसे आप लोगों को पता है कि व्यवसाय भी जो होते हैं वो क्षेत्रानुसार होते हैं, परिवेश के अनुसार होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखो परिवेश के व्यवसाय है जिसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वगैरह बेचना आदि, ये सब व्यवसाय में ही आता है। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योग जो है उनसे संबंधित भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखो इसमें राज्य के प्रमुख उद्योग जो है वो क्या क्या है। प्रमुख उद्योग मतलब जैसे अपने राजस्थान में है, वो अभी जो उद्योग चल रहे हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे कुटीर उद्योग हो, वो किस प्रकार के हैं, वो इस पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उपभोक्ता के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उनको क्या क्या सहूलियत दी गई है, वो सब इसमें आती है। सहकारी समितियां क्या होती है, वैसे आप लोगों को सबको पता होगा, जो किसान फैमिली से होते हैं उन सबको पता होता है कि सहकारी समितियां क्या होती है, इनका काम क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं जैसे सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय हो गया, अपना चिकित्सालय हो गया, डाकघर, बस स्टैंड, ये सब जहां पर मतलब समाज के सभी लोग आके या उस स्थान का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल में सभी बच्चे आके पढ़ते हैं, सार्वजनिक हो गया, वो किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता है वो। ठीक है, ऐसी स्थिति। इनमें सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड है, रोड लाइट है, बस है, रेल है, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। विद्युत, जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, पंचायत, विधानसभा, संसद की सामान्य जानकारी, मतलब इन सब चीजों की सामान्य जानकारी इस यूनिट के अंदर है। इसमें हमें और क्या पढ़ना है इस यूनिट में, इसमें हमें पढ़ना हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, मतलब जैसे अपने राजस्थान में कौन कौन से मेले और त्योहार आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित पॉइंट है। राजस्थान की कला और संस्कृति मतलब ये आप लोग जीके की बुक में देखोगे तो अलग से एक पार्ट होता है बुक में जीके का, उसमें संस्कृति के बारे में, जिसमें मेले वगैरह हो गया, लोक देवताएं हो गए, वो सब उनके बारे में पूछते हैं। लेकिन इसमें लोक देवताओं के बारे में नहीं है, पर्यटन स्थलों के बारे में है, राष्ट्रीय पर्व क्या है, मेले त्योहार क्या है, वेशभूषा क्या है, और खान पान और कला व क्राफ्ट क्या है, ये सब है इसमें। अगर अपन नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो देखो बच्चों नेक्स्ट यूनिट परिवहन से संबंधित है। ठीक है, परिवहन मतलब जैसे परिवहन और संचार की, यातायात की क्या साधन होते हैं, कैसे नियम होते हैं इनके लिए, और इन पर मतलब इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सब
इस यूनिट में दिया गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने शरीर की हम देखभाल कैसे करें, अपने अंगों की साफ सफाई कैसे की जानी चाहिए, आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, हमें शरीर के अंगों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, संतुलित भोजन की जानकारी इसी में आती है। इसके अलावा सामान्य रोग, जैसे अपने शरीर में होने वाले रोग जैसे क्या होते हैं, एनीमिया वगैरह जो भी रोग हैं, वो रोगों के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। वो इसमें पर्यावरण अध्ययन में पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इनके कारण क्या है कि ये रोग क्यों होते हैं, इनके बचाव कैसे होते हैं, पल्स पोलियो अभियान क्या होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि पल्स पोलियो अभियान क्या है। और पोलियो से संबंधित अभी जीके में भी, करंट जीके में भी टॉपिक चल रहा है। उसके अलावा सजीव जगत को अगर अपन देखें, सजीव जगत मतलब जो सजीव वस्तुएं होती है, जैसे पादप हो गए, जीव जंतु हो गए, हम स्वयं हो गए, वो सब सजीव जगत के अंतर्गत आता है। तो उनसे संबंधित जानकारी है। जैसे देखो, इसी में आप लोगों को राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जातियों का संरक्षण भी इसी टॉपिक में आता है, और रबी और खरीफ के फसलों की जानकारी भी इसी के अंतर्गत आती है। अभी देखो नेक्स्ट जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में पदार्थ एवं ऊर्जा के बारे में पूछा गया है कि जैसे पदार्थों का सामान्य गुण क्या होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ईंधन और ऊर्जाएं क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा वायु, जल, नमभूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट से लेके 5वीं क्लास तक की जो टीचर बनते हैं, उनको मतलब सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो ये स्टेज होता है, वो बच्चे सीखना प्रारंभ करते हैं, तो अपन उनको कुछ गलत नहीं सिखा सकते, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए इस पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान की और जनरल नॉलेज की सारी जानकारी इसमें थोड़ी थोड़ी दी हुई होती है, इसलिए सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखो इसके अलावा जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, ये साइंस का टॉपिक आ गया, ईंधन, ऊर्जा, ये सब साइंस के टॉपिक आ गए। उससे पहले देखेंगे तो सामाजिक के टॉपिक थे ये। ठीक है, जीके से संबंधित थे। इसके अलावा अगर अपन देखें तो संरक्षण की अवधारणा, मौसम, जलवायु क्या है, जल चक्र क्या है, इन सब का क्वेश्चन इससे चौथी यूनिट पे आता है। उसके बाद में जैसे मैथमेटिक्स में सा उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें जो लास्ट की 2 यूनिट है, वो लास्ट की दोनों यूनिट पेडागोजी से संबंधित है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, ये अधिगम के सिद्धांत क्या है इसके लिए, इसके अलावा अंतर संबंध एवं क्षेत्र क्या है, सामाजिक से संबंधित, और उसके अलावा संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम क्या है। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है, और ये कि पढ़ाते समय किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, वो लास्ट यूनिट के अंतर्गत है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो एक जो मनोविज्ञान है उसको छोड़ के, बाल विकास को छोड़ के, बाकी आप लोग देखना जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट 6-6 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप लोग सिलेबस अपलोड हो जाएगा, आप लोग सिलेबस को अच्छे से देखना, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे गणित में और आप लोगों ने पर्यावरण में देखा होगा, विमल सर ने भी आप लोगों को बताया होगा कि जिस प्रकार से सिलेबस डिवाइड है, तो आप निकाल सकते हो कि एक जो सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का है और एक सब्जेक्ट में 6 यूनिट है। 6 यूनिट है तो इसके हिसाब से कितने नंबर का एक यूनिट आएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको सिलेबस से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर नीचे पट्टी पर चल रहे हैं, आप लोग वहां पर जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो रीट का लेवल 2 का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।